और सबसे पहले खबर दे दें मुंबई से, जहां की चेंबूर और विक्रोली हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर है। मुतादिद अफराद जख्मी बताए गए हैं, जिनका करीबी अस्पताल में इलाज जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। रियासती हुकूमत ने महलविकीन के वुरसा के लिए 5-5 लाख और जख्मियों के मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया है। इस हादसे पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अफसोस का इजहार किया है। साथ ही पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख महलविकीन के वुरसा के लिए और जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक जो मरने वालों की तादाद है वो कितनी हो चुकी है, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी। देखिए, देर रात बारिश ने मुंबई और मुंबई के आसपास इलाकों में जिस तरह से कहर बरपाया है, उसका असर साफ तौर पे दिखाई देने लगा है। मुंबई में अगर बात करें तो 3 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जहां पे 25 लोगों की मौत हुई है। जो चेंबूर का जो इलाका है, जहां पे एक दीवार गिरने की वजह से वहां पे कई तरह के घर है वो डैमेज हो गए। इसमें कई लोग दब चुके थे। एनडीआरएफ की टीम पहुंची और लगातार बारिश की वजह से कई दिक्कतें हो रही थी उन्हें वहां से रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन जो रेस्क्यू करने में अब कहीं ना कहीं सफलता हासिल हुई। अब भी रेस्क्यू का काम शुरू है और जहां तक आंकड़ों की बात करें तो चेंबूर में 17 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं दूसरा जो हादसा हुआ है वो विक्रोली इलाके में हुआ है, जहां पे झोपड़पट्टी इलाका है। यहाँ पे घर गिर गए हैं जिसमें कई लोग दब गए थे, उन्हें भी निकालने का काम शुरू है। बाकायदा एनडीआरएफ की टीम वहां पे भी मौजूद है और यहाँ के जो आंकड़े हैं वो 7 है, यानी कि मिला के 24 आंकड़े। और साथ ही मुंबई के एक और इलाके में बिजली गिरने से एक 16 साल के युवक की मौत हो गई है। लेकिन दर्दनाक हादसा लगातार मुंबई के लोगों के लिए दुख का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिस तरह से बारिश हुई है वो बारिश काफी बड़ी बारिश थी, जिसकी वजह से मुंबई की जो सड़कें हैं वो जाम हो चुकी थी, रेलवे भी बंद हो चुके थे। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। इसकी एक वजह यह है कि बारिश अब थम चुकी है, जिसकी वजह से जो पानी सड़कों पे था उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। चेंबूर और विक्रोली का जो इलाका है, यहाँ पे महाराष्ट्र के जितने मंत्रीगण हैं वो पहुंच रहे हैं। आदित्य ठाकरे थोड़ी देर पहले वहां पहुंचे तो स्थिति का जायजा लिया। उस दौरान उन्होंने सरकारी मुआवजे की बात की, जो घोषणा सरकार की तरफ से की गई है कि मरने वाले परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ ही जो घायल इनके मुफ्त इलाज किए जाएंगे। लेकिन ये हादसा अपने आप में कई सवालिया निशान उठा रहा है और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसे लेकर एक राजनीति भी शुरू हो जाए, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पे बीजेपी किसी भी तरीके से शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी की सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। इसे लेकर वो घेराव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे बारिश होती है उस दौरान हमने अक्सर देखा है कि मुंबई की सड़कों पर पानी भर जाता है, रेल सेवाएं कहीं ना कहीं ठप होती नजर आती है, तो जो लाइफ लाइन है उस पर सीधा असर दिखाई देता है। जी वसीम, तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। मध्य प्रदेश के गंज बासोदा के लाल पठार में पेश आए हादसे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत उरूज पर है। 26 घंटे तक चलने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 19 लोगों को महफूज निकाला गया था, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई थी। साबिक सीएम कमलनाथ के जरिए तश्कील दी गई कांग्रेस की जांच कमेटी ने लाल पठार गांव और जाए हादसे का मुआयना करने के बाद हादसे के लिए सिस्टम को न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया, बल्कि हादसे में हुई 11 लोगों की अमवात को सरकारी मौत से ताबीर किया। कांग्रेस की जांच कमेटी ने महलविकीन के वुरसा को हुकूमत के जरिए एडॉप्ट करने यानी गोद लेने और एक एक खानदान को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया। वहीं इंचार्ज वजीर विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि मौत पर सियासत करना कांग्रेस की आदत रही है। जब गंज बासुदा के लाल पठार में लोगों को मदद की जरूरत थी, तब कांग्रेस का कोई भी लीडर या कारकुन वहां नजर तक नहीं आया। 15 लाख और इसके बाद परसों के बाद 1 मिनट यार सुनना है, 1 मिनट क्या नाम है, ठीक है। 5 लाख का मुआवजा, 2 लाख का मुआवजा, 1 लाख का मुआवजे से भरपाई मत करो, रस्म अदायगी मत करो। आप इन परिवारों को सरकार गोद ले और कम से कम 50-50 लाख रुपया एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को दें। सरकारी हत्याएं हुई हैं इनकी। सरकारी हत्याओं का मुआवजा नहीं होता है, सरकारी हत्याओं का प्रायश्चित होता है। तो शिवराज सिंह जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कृपा करें आप
कि सरकार द्वारा निर्मित हत्याओं का मुआवजा दे। पानी की क्या हालात है ये विजुअल आपने देखे। पानी भैया आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये लाइव है जनता। हम विधानसभा में कमलनाथ खुद इस बात को उठाएंगे अभी जब विधानसभा का सत्र आएगा। जहां तक भी हो सके इनकी कोई लड़ाई में पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। ये सरकारी हत्याएं पहले कोविड में कर दी, अब आपदाओं में कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने संवेदना व्यक्त की और ये भी कहा कि कांग्रेस जन घटना स्थल पर जाएं और बचाव कार्य में मदद करें। अब बचाव कार्य में मदद करना तो दूर, आके टंगड़ी अड़ाने का काम किया। एक जांच दल आया जिसमें तथाकथित कांग्रेस के नेता आए कुर्ता पजामा पहनकर, कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहनकर आए, अपने साथ फोटोग्राफर लाए, फोटो खिंचाई और इतिश्री कर ली। बचाव कार्य में क्या ये सहयोग करने के लिए राहुल गांधी की सलाह पर कांग्रेस के नेता आए थे? कमलनाथ जी मुआवजे को लेकर बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 15 महीने उनकी सरकार रही, वो मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी मध्य प्रदेश में हादसे हुए, उन्होंने कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया, इसका भी हिसाब जनता के सामने प्रकट कर दे। केवल लाशों पर राजनीति करना, केवल आपदा में राजनीति के अवसर ढूंढना, ये कांग्रेस की आदत हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, सियासत शुरू हो गई है, बयानात का सिलसिला भी जारी है। इस सब के बीच में अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की ये बात की जा रही है, वहां जो कुआं था वो अब बंद हो गया है, पीने का पानी वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम चीजों की जानिब कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ और सिर्फ सियासत है ना। उसी बात को समझने की ज़रूरत है कि चाहे इक़्तिदार की पार्टी हो, बरसर इक़्तिदार जमात या अपोजिशन, दोनों को आवाम के बुनियादी मसाइल से कोई जो है मतलब नहीं है। दोनों पार्टियां सियासत कर रही हैं। पूरे मामले को लेकर हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी का अहकाम जारी कर दिया है। 15 दिन के अंदर जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट जमा होगी। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में महकमा आबपाशी है, उसके ज़रिया न सिर्फ जो है गंज बसोदा के लाल पठार, बल्कि वो तमाम गांव जहां पर आज तक पानी पीने की सहूलियत मौजूद नहीं है, लोग पानी के लिए जो है दूर दूर का सफ़र करते हैं, कुएं हैं तो शिकस्ता हो गए हैं। ऐसी जगहों पर इंतज़ाम कैसे किया जाए, क्योंकि मुकामी लोगों का कहना है कि कुएं से पानी फराहम किया जाता था, कुएं में जिस तरह से लोगों की मौत हुई और आसपास की जो है जिस तरह से खुदाई की गई, तो वो पानी आलूदा हो चुका है और आसपास के पानी के लिए उनको लंबा सफ़र करना पड़ता है। वहाँ पर हुकूमत की तरफ से अभी पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए न तो हुकूमत की जानिब से और न ही कांग्रेस की जानिब से कोई इंतज़ाम किया गया है, बल्कि दोनों पार्टियाँ अगर जो है जहाँ की हुकूमत तो ये कह रही है कि कांग्रेस लाशों पर सियासत कर रही है, लेकिन दोनों पार्टियों की नज़र सिर्फ वोट पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बलदियाती इंतखाबात होने हैं, पंचायत के इंतखाबात होने हैं और दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटर्स को मैनेज करती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। मेहताब, मुआवजे का ऐलान क्या कुछ किया गया है या इसी तरह की कोई दूसरी राहत की खबर है ना। जो जहाँ तक मुआवजे का मामला है, तो जो महलूकीन हैं उनके अहले खाना को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया जा चुका है और इसी तरह से जो जख्मी है उनको 50-50 हज़ार रुपए की जो है मदद दी गई है। लेकिन कांग्रेस का जो जांच कमेटी वहाँ पर गई थी, जीतू पटवारी और दूसरे लोग जो थे, उन्होंने जाने के बाद कहा है क्योंकि जो है सरकारी की गफलत से हादसा हुआ है, तो उन्होंने 51 लाख रुपए देने के साथ साथ जो महलूकीन है उनके वर्षा से किसी को सरकारी मुलाजमत देने का भी मुतालबा किया है। तो यहाँ पर हुकूमत जो है, जिस तरह से अभी न्यूज़ 18 के नाज़रीन ने सुना कि वज़ीर खुद ये कह रहे हैं कि कमलनाथ की हुकूमत में जो हादसे हुए थे उस वक्त जो है 15 लाख 51 लाख का मुआवजा किसी को नहीं दिया गया था। हुकूमत ने जो मुआवजा दे दिया गया है 5 लाख रुपए का मुआवजा, यही बहुत है। तो यहाँ पर हुकूमत को उन पहलुओं पे भी गौर करने की जरूरत है। अगर किसी घर का जो है चिराग बुझ गया है, तो जिस तरह से कोरोना के कहर में हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया था कि अगर किसी बच्चे के सरपरस्त का इंतकाल हो गया है तो हुकूमत ने यह तय किया था कि उन बच्चों की सरपरस्ती और किफालत और उनको पेंशन देने का काम मध्य प्रदेश हुकूमत ने ऐलान किया और 21 साल तक किया जाएगा। तो वहाँ पर भी इस फैसले का निफाज किया जा सकता है। इस तरह की कोशिश की जानी चाहिए। जी मेहताब, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। अफगानिस्तान में जाँ बहक हुए हिंदुस्तानी फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के जिस्द खाकी को आज हिंदुस्तान लाया जाएगा। आज शाम दानिश सिद्दीकी की जिस्द खाकी दिल्ली पहुंचेगी। जामिया की
वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कल दानिश के अहल खाना से मुलाकात की थी और जामिया के कब्रिस्तान में तदफीन की पेशकश भी की थी। दानिश सिद्दीकी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सहाफ़ियों की मुख्तलिफ जमातों ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवीद हामिद ने कहा कि दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में शहादत इस बात को साबित करती है कि भारतीय मुसलमान हर तरह के चैलेंज को नामुवाफिक हालात में भी फ़क्रिया कबूल करते हैं। इसको इस बात का मलिका हासिल है कि वो सांड को उसके सींग पकड़ काबू में करे। दानिश सिद्दीकी की वफात उन शिद्दत पसंदों के लिए भी पैगाम है जो उनकी मौत पर जश्न मना रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मजीद तफसीलात के लिए मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, दानिश के जिस्ते खाकी को आज शाम तक हिंदुस्तान लाने की उम्मीद जो है वो की जा रही है, क्या कुछ इसके ताल्लुक से तफसीलात आपके पास? देखिए हिना, इस वक्त मैं दानिश के घर के बाहर मौजूद हूँ और लगातार आप देखेंगे कि मेरे पीछे जो आपको मंजर नज़र आ रहा है, यहाँ पर लगातार वीआईपी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहे हैं। कुछ देर में यहाँ पर अभी जो हमारे पास खबर आई है सलमान खुर्शीद भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और दूसरे लोग हैं वो भी पहुँच सकते हैं। तो एक सिलसिला लगातार जारी है। और जहाँ तक तदफीन की बात है तो तदफीन को लेकर अभी तक जो हमारे पास खबर है कि वो 6 बजे के करीब फ़्लाइट है वो एरेंडा की वो लैंड होनी है और उस फ़्लाइट के बाद वहाँ से यहाँ पर आने का एक वक्त होगा, उसमें वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। फिर घर पर एक जो बॉडी है वो आएगी और उसके बाद फिर उनकी तदफीन की जाएगी। अभी तक जो बातचीत की जा रही है तदफीन को लेकर के जामिया की तरफ से कल एक अनऑफिशियल जो है ऑफ़र आया था और अब देखना ये होगा कि क्या जामिया कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी या फिर वो जगह बदली जाएगी। अभी तक बिल्कुल कन्फर्मेशन जामिया की तरफ से नहीं हुई है। हालांकि यहाँ से ये बात ज़रूर कही गई है कि जामिया कब्रिस्तान में तदफीन होनी है कुछ, क्योंकि ऑफिशियली अभी कुछ नहीं हुआ है। तो इससे पहले कि जो कब्र की जगह है वो ज़रूर देखी जानी थी, लेकिन अभी तक वहाँ पर लोग नहीं जा सके हैं, जाहिर सी बात है। तो अभी अगर हम माने तो जिस तरह की बात हो रही है वो ये है कि तकरीबन 6 बजे के करीब जो है एयरपोर्ट पर बॉडी आएगी और उसके बाद घर पर बॉडी आएगी और उसके बाद उनको कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। तो तकरीबन 8 से 10 बजे के करीब जो तदफीन का अमल है वो ज़रूर पूरा किया जा सकता है। और ऐसे में तमाम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से दानिश सिद्दीकी का जिस तरह से नाम है और जिस तरह से पूरी दुनिया उनके काम को, उनकी फ़ोटोग्राफी के नाम को सराह रही है, और जिस तरह से उन्हें सहाफ़त का पुलित्ज़र अवार्ड मिला, तो कहीं ना कहीं उनको जामिया में जिस तरह बड़े बड़े लोग रहे हैं, चाहे वहाँ पर जो साबिक़ वाइस चांसलर हैं मुश्किल हसन हैं, ब्रिगेडियर उस्मान हैं, जो दूसरे बड़े लोग हैं उनकी जगह है। तो इसी तरीके से इस फ़ोटो जर्नलिस्ट को जिसने भारत का बड़ा नाम किया और पहला नोबल पुलित्ज़र अवार्ड कहना चाहिए जिसको नोबल की हैसियत दी जाती है सहाफ़त के मैदान में, तो उसको भी वहाँ पर जगह मिलनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि तमाम चीज़ें वक्त के साथ जो है वो है ना पूरी होंगी। जी खुर्रम, इस अहम खबर पर लगातार नज़र बनी रहेगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल भी हमने देखा कि किस तरह से एक शमा जलाकर दानिश सिद्दीकी को याद किया गया था। सहाफत की दुनिया के तमाम जो जाने माने चेहरे हैं सभी ने दानिश की जो पूरी मेहनत थी, जिस तरह से वो सच्चाइयों को सामने लाते थे, उसको याद किया था। देखिए दानिश जिस तरीके से वो पहले एक रिपोर्टर थे, या फिर उन्होंने उसको रिज़ाइन किया और फिर उन्होंने फ़ोटोग्राफी को अपना प्रोफेशन बनाया, और राइटर के जो कहना चाहिए कि हेड जो है जर्नलिस्ट थे, वो जो फ़ोटो जर्नलिस्ट है वो उसको हेड कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये, चाहे रोहिंग्या का मसला हो या दिल्ली फसाद का मसला हो या फिर इराक़ और दूसरी जो वार्स हैं, अफ़गानिस्तान की जो में जिस तरीके से अभी वहाँ पर तशद्दुद हो रहा है, और उसकी जो बिल्कुल रियल पिक्चर होती है, हकीकत होती है, जो सच होता है, उसको सामने लाने के लिए दानिश बहुत क्लोज जाते थे और रिस्क लेते थे। उनके कई दोस्तों ने, हमने इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था उनसे कि आप इन चीज़ों से बचा करें, लेकिन दानिश ने हमेशा ये कोशिश की कि वो बहुत सच को दुनिया के सामने लाएं
और वो तस्वीर दिखाएं जो दूसरे लोग नहीं दिखा सकते थे। यही वजह थी कि उनको इतना बड़ा मकाम मिला और पूरी दुनिया ने जाना कि आखिर दानिश का काम क्या है। और किस तरीके से आपको वो तस्वीर भी याद होगी जो दिल्ली फसादात के दौरान ली गई थी, वो तस्वीर भी मुख्तलिफ मीडिया की तरफ से अखबारों में वो शाये हुई। जिस तरीके से उन्होंने रोहिंग्या का जो मसला है उसके जो फ़ोटोज़ उन्होंने क्लिक किए थे, वो तमाम चीज़ें लोगों के सामने आई हैं। यही वजह है कि पुलित्ज़र जैसा अवार्ड जो है वो उनको जी खुर्रम, तो लगातार बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि मॉनसून इजलास में अपोजिशन को मुत्तहिद होने की जरूरत है। मायावती ने यह भी कहा है कि मरकज की लापरवाही से अवाम परेशान है, ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। मायावती ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में किसान और कोरोना का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही यूपी पर भी उन्होंने कहा कि यूपी में पिछड़ों और गरीबों का इस्तेहसाल हो रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूपी में ब्राह्मण समाज भी बहुत दुखी है। तो मॉनसून इजलास से पहले बीएसपी सरबरा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मॉनसून इजलास में अपोजिशन को मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिनको उठाया जाएगा। ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान है। साथ ही साथ पार्लियामेंट में किसानों का मुद्दा उठाएंगे, कोरोना का मुद्दा उठाएंगे। यूपी पर भी उनकी निगाहें लगातार हैं। यूपी को लेकर मायावती ने कहा कि यूपी में पिछड़ों और गरीबों का इस्तेहसाल हो रहा है, ब्राह्मण समाज बहुत दुखी है। जमाते इस्लामी हिंद ने ईद और कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी की है। कोरोना ज़ाब्तों का ख्याल रखते हुए ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से परहेज करने और गाइडलाइन पर सख्ती से अमल आवरी की अपील की गई है। तरफ से कोरोना और ईद उल अजहा को लेकर गाइडलाइन जारी की जा रही हैं। जमात इस्लामी की जानिब से भी गाइडलाइन जारी की गई। हमारे साथ हैं रज़ील इस्लाम नदवी साहब जो इस पूरे मामले को देखते हैं। रज़ी साहब, किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी अहम बातें हैं जो जिनको आपने गाइडलाइन में शामिल किया है? ये ईद उल अजहा के मौके पर शरिया कौंसिल जमात इस्लामी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें पहली बात तो ये कही गई है कि ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी एक अहम अमल है। मुसलमान इस पर अमल करते आए हैं, इसलिए उन्हें इसका हक है और वो पूरे इत्मीनान से अपने इस मजहबी शार पर अमल कर सकते हैं। लेकिन इधर जो कोरोना की गाइडलाइंस जारी की गई थी, जब से कोरोना शुरू हुआ था, तो कोरोना के असरात चूँकि अब तक हैं, इसलिए हमने अपने एडवाइजरी में मुसलमानों से अपील की है कि इस मौके पर भी वो कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, जब वो ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़ें या कुर्बानी के मौके पर भी इस दौरान वो कहीं आए जाएं, लोगों से मुलाकात करें। तो जो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं कि वो सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें, हाथ न मिलाएं, फासला रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, इस तरह की जो हिदायत है वो इस दौरान भी ईद उल अजहा की नमाज के मौके पर भी, जानवरों की कुर्बानी करते हुए भी और दूसरे मौके पर भी उसको फॉलो करें। ये बात हकीकत है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनके जो फजलात को सही तरीके से ठिकाने लगाने का एहतमाम वो नहीं करते हैं, वो इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी आम होती है, ताफुन पैदा होता है और ये मुल्क के बाशिंदों में ये एक आम तासुर जाता है कि मुसलमान सेहत व सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसलिए ख़ास तौर से हमने अपनी गाइडलाइन में इस बात को भी हाईलाइट किया है और मुसलमानों से ये अपील की है कि वो कुर्बानी करने के बाद उनके फजलात को कायदे से ठिकाने लगाने का एहतमाम करें, अपने मोहल्लों, आबादियों, रास्तों की सफाई का ख्याल रखें, जानवरों के फजलात को इधर उधर न डालें। अगर जो लोग इस तरह का ख्याल नहीं रखते हैं और गंदगी फैलाते हैं, उनको लेकर शरीयत में क्या कहा गया है? देखिए, शरीयत में सेहत व सफाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है।
हदीस में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पाकीज़गी और सफाई आधा ईमान है। तो इतना जोर दिया गया है, और जो लोग की सेहत व सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, शरीयत में उनको सख्त तंबीहात की गई हैं, उनकी मजम्मत की गई है, और उनको सेहत व सफाई का ख्याल रखने का सख्त अल्फाज में हुक्म दिया गया है। तो ईमान का तकाज़ा है, एक मुसलमान होने का तकाज़ा है कि वो दीन के जो अहकाम सेहत व सफाई से मुताल्लिक़ हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत हैं, उन पर भी वो सख्ती से अमल करें। तो साफ बात यह है कि अगर आप कुर्बानी करते हैं और अपनी सफाई का, पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ईमान, आधे ईमान के से जो है आप हाथ धोते हैं। इसलिए कुर्बानी करें, सफाई के साथ करें, कोरोना की गाइडलाइंस का ख्याल रखें। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। त्यौहार किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाला त्यौहार भी है, क्योंकि ईद उल अज़हा के इन 3 दिनों में जिन लोगों पर कुर्बानी फ़र्ज है वो लोग कुर्बानी करते हैं, और कुर्बानी के जानवरों को किसानों से ख़रीदा जाता है, जिसके ज़रिए किसानों को फ़ायदा होगा। तेलुगु देशम पार्टी के माइनॉरिटी लीडर फ़तेहुल्लाह ने कहा कि मुल्क के किसी भी कोने में गाय की कुर्बानी नहीं होती है। हम अपने हमवतन हिंदू भाइयों के जज्बात की बेहद कदर करते हैं। फ़तेहुल्लाह ने इस त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाने के लिए अवाम, पुलिस और हुकूमत से ताउन की अपील की। हिंदू भाई जब गाय को माता मानते हैं तो हम उनके ख्यालात का लिहाज रखते हुए हम गाय के कुर्बानी को हत्तल इम्कान रद्द करते जा रहे हैं, और दुम्बा, बकरा जो भी है, बैल, भाई, इसकी कुर्बानियों पर तवज्जो दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हुकूमतों से हम ये गुजारिश करते हैं कि जो बकर ईद है, ईद उल अज़हा है, इसको आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये ईद उल अज़हा जिस तरह से जो लोग समझते हैं कि कुर्बानी देते जानवर की और गोश्त खा जाते, ये नहीं है ईद। इस ईद से हर ईद में देखिए आप, रमज़ान रहो, दशहरा रहो, संक्रांत रहो, क्रिसमस रहो, कोई भी ईद हो, शॉपिंग करते हैं। इसी तरह बकरीद के अंदर भी शॉपिंग होती है। लेकिन इस ईद का जो स्पेशल ये है, जो जानवर को हम ख़रीदते हैं, हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ की मुसलमान आबादी है, तो इस 30 करोड़ के अंदर जो 10%, 3 करोड़ आबादी, मुसलमान आबादी जो जानवरों को ख़रीदते हैं, वो कहाँ से ख़रीदते हैं? हिंदुस्तान के किसान से ख़रीदते हैं। तो 3 करोड़ जानवर हिंदुस्तान के किसान से हम ख़रीदते हैं, तो किसान को इतना फ़ायदा होता है, 30,000 करोड़ रुपए का किसान को फ़ायदा हो रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।